नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत 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 ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्कशन में आज हमें 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडियन रेलवेज़ का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, मतलब कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं। ये जो आर्टिकल है, कनाडा ने रशिया से ना MFN का स्टेटस वापस लिया है, तो क्या ये रूल के अगेंस्ट है, डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी आज अच्छा है, लैंड रिसोर्स गवर्नेंस से संबंधित। और आज का कोट भी फेस्टिवल से संबंधित है। कोट ये है, पूरे साल हम भारतीय सभी धर्मों में, सभी सीजन्स में किसी चीज़ को या किसी पर्सन को वर्शिप करते ही रहते हैं। पीपल से लेके गॉड्स, एनिमल से लेके प्लांट्स, प्लांट से लेके स्टार्स। तो इसलिए हमारी जो स्पिरिट्स हैं ना, हमेशा हाई रहती हैं। हमारी लाइफ छोटे छोटे सरप्राइजेस से भरी रहती हैं। हम मीटिंग्स को, हम लोगों से मिलना, लोगों को ग्रीट करना, इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में चेरिश करते हैं। हम भारतीय एज ए ह्यूमन बीइंग लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करते हैं। इन लाइंस को ना फिलोसफिकल कोई ऐसे आए एज ए इंडियन, वहां पे आप लिख सकते हो। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन रेलवेज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आजकल इंडियन रेलवेज के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जैसे नई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। विस्टाडोम कोचेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। विस्टाडोम कोचेज़ देखो, इस प्रकार के कोचेज़ जिनमें ट्रैवल करके फील गुड होता है, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी ये भी जो कोचेज़ हैं ना, अच्छे हैं। आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने इस प्रकार के कोचेज़ को इस्तेमाल होते देखा होगा। अब इंडिया में भी इस प्रकार के जो कोचेज़ हैं ट्रेन्स में इस्तेमाल होने लगे हैं। इसके अलावा खबरें आती रहती हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडियन रेलवेज में, और जाहिर तौर पर जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हैं वो भी कम हो गए हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी खबरें आप इंडियन रेलवेज के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन देखो, कुछ इश्यूज़ को लेके ना इंडियन रेलवेज ने चुप्पी साधी हुई है। एक तो क्रूशियल पॉलिसी इश्यूज, फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन रेलवेज। देखो, इंडियन रेलवेज ना हमेशा डायलेमा में रहता है। क्या इंडियन रेलवेज एक कॉमर्शियल एंटिटी के तौर पे काम करे, जैसे एक प्राइवेट कंपनी करती है जिसका मेन मकसद प्रॉफिट हो, या फिर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे काम करे जिसका मकसद, जिसका फोकस जो है वो रेवेन्यूज पे नहीं है। हमेशा डायलेमा में रहती है इंडियन रेलवेज की कैसे काम करें। लेकिन एक बात सच है कि सरकार इंडियन रेलवेज को इस प्रकार से दिखाना चाहती है कि देखो, इंडियन रेलवेज एक सेल्फ वाइबल एंटिटी है, मतलब अपने आप से सर्वाइव कर सकती है। जो इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन जाती है, उन सब का भार इंडियन रेलवेज अपने आप से उठा सकती है। ये शो करने का जो बर्डन है सरकार पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वजह से सरकार क्या करती है, इंडियन रेलवेज से संबंधित जो डेटा है ना, उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेती है कि इस प्रकार से दिखाया जा सके कि इंडियन रेलवेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा फंड्स की आवश्यकता नहीं है इंडियन रेलवेज को। लेकिन देखो, ये गलत है। राइटर के अनुसार फाइनेंशियल डेटा के साथ में सरकार को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सरकार करेगी तो इंडियन रेलवेज की ट्रू पिक्चर जनता के सामने नहीं आ सकेगी, और एक पल ऐसा आएगा कि इंडियन रेलवेज का भी वही हाल होगा जो एयर इंडिया का हुआ। काफ़ी समय तक एयर इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो छुपा कर रखी गई, और एयर इंडिया घाटे में चलती रही। लेकिन कब तक आप किसी कंपनी की या फिर किसी डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ छुपा सकते हो? आखिरकार आपको पता है एयर इंडिया के साथ क्या हुआ, बेचना पड़ा। इस वजह से इंडियन रेलवेज को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो छुपानी नहीं चाहिए। और वैसे भी देखो, आने वाले कुछ समय में जो सरकार की पॉलिसीज है ना, उसके हिसाब से देखें तो इंडियन रेलवेज को घाटा और भी होने वाला है। मतलब बर्डन जो है इंडियन रेलवेज पर बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार भी ये मानती है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवेज में ऐसी हो रही है जिसके रिटर्न्स नियर फ्यूचर में नहीं आएंगे, जिसके रिटर्न्स आने में समय लगेगा। जैसे देखो, रेल लाइंस की कई जगह पर डबलिंग हो रही है, नई लाइंस बिछाई जा रही हैं, 100% रेल लाइंस के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। अब कहीं कहीं तो ये बेनिफिशियल भी नहीं है,
लेकिन कहीं कहीं पर जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइन की डबलिंग, न्यू लाइंस बिछाना, ये सब जो चल रहा है, इसके रिटर्न्स आने में समय लगेगा। लेकिन मीनवाइल जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इंडियन रेलवेज में, अब पैसे उधार लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट तो आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा फंड्स की आवश्यकता होगी इंडियन रेलवेज को, और इसीलिए सरकार को ना ट्रू पिक्चर सामने रखनी चाहिए। और वैसे भी 8वां पे कमीशन अब आने वाला है 2025-26 में। एम्प्लॉइज़ की, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पेंशन में और सैलरी में वृद्धि होगी, आपको पता है। तो यहाँ पर भी इंडियन रेलवेज को एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंट बार बार वही है। ट्रू पिक्चर सरकार इंडियन रेलवेज के सामने रखे और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी क्लियरली स्पेल्ट आउट करे, बताए जनता को कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात की जाती है। देखो, एक चीज़ आपने सुनी होगी कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का, उसमें ना वैकेंसीज इंक्रीज होगी बाय 150। जो 150 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है ना, वो IRMS की हैं, इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज की। ऑलमोस्ट 2 साल पहले ना रेलवेज में ना अलग अलग ये सर्विस हुआ करती थी, 8 सर्विसेज, जैसे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स। इस प्रकार की ये 8 सर्विस थी। इन सबको ना सरकार ने मर्ज कर दिया और एक सिंगल सर्विस बना दी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, IRMS। मकसद ये था सरकार का कि ये 8 जो अलग अलग सर्विस है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों ना इन 8 सर्विसेज को एक ही सर्विस में मर्ज कर दो, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ये निर्णय तो सरकार ने 2 साल पहले लिया था, लेकिन इस बार के गजट में इसे नोटिफाई किया गया ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। तो एक सर्विस बन गई, अब इनके लिए रिक्रूटमेंट भी करनी थी। तो सरकार के सामने ये डायलेमा था, रिक्रूटमेंट कैसे की जाए, या जो अपना सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है इससे की जाए, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम से की जाए। तो सरकार ने डिसाइड किया कि इनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी सिविल सर्विसेज के एग्जाम से। तो राइटर की शिकायत ये है, ये जो 8 सर्विसेज थी ना, ये तो देखो यार इंजीनियर से संबंधित थी, और अपना जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ये तो जर्नलिस्ट वाला एग्जाम है ना। तो सरकार का कहना है, हाँ मानते हैं हम, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो जर्नलिस्ट वाला है, लेकिन इसमें आजकल जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना कैंडिडेट्स, उनमें 70% तो इंजीनियर्स हैं। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, यह क्या आपकी बात हुई यार, 70% तो इंजीनियर्स हैं। वो ऐसे इंजीनियर सिलेक्ट हो रहे हैं इस एग्जाम में जो अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, तभी तो उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम लेने के लिए डिसाइड किया है। तो रिलेक्टेंट इंजीनियर्स से आप काम करवाना चाहते हो इंजीनियरिंग का। और यह भी सोचिए ना, सिविल सर्विसेज में जिसकी रैंक पीछे पीछे आएगी उसको यह सर्विस मिलेगी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा इस सर्विस में काम करने के लिए। और आपका यह कहना कि 70% तो वैसे भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आजकल इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं, लेकिन जिनको ये सर्विस मिली IRMS, उसमें अगर इंजीनियर्स नहीं हुए, कोई पर्सन है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, उसको ये सर्विस मिल गई। अब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, उसको काम दे दिया गया ये वाला इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर वाला, तो उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होगी ना। इसके बाद राइटर ना प्रधानमंत्री मोदी की एक स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ना लोकसभा में एक स्टेटमेंट दी थी, सब कुछ बाबू ही करेंगे, IAS बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल का कारखाना भी चलाएंगे, IAS हो गया तो क्या हवाई जहाज भी चलाएंगे। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है आपने। ये बात बोली थी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक स्पीच देते हुए। मतलब उन्होंने IAS की बुराई की थी। उन्होंने बोला था कि IAS के पास ना एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो केमिकल का कारखाना भी चला लें, हवाई जहाज भी उड़ा लें। इसके लिए स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होती है हर एक काम के लिए। तो राइटर बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी भी ये मानते हैं कि कुछ कामों के लिए स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होती है, एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है, तो फिर आप इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में रिक्रूटमेंट के लिए CSE एग्जाम का क्यों सहारा ले रहे हो। क्योंकि इस एग्जाम से जो लोग आएंगे उनके पास स्पेशल स्किल्स नहीं होंगी, एक्सपर्टीज नहीं होगी किसी चीज की। एक चीज ये भी बोलते हैं राइटर, जैसे अब तो देखो इंडियन रेलवेज में ना सरकार बहुत कुछ प्राइवेटाइज करती जा रही है, आगे आगे तो और भी प्राइवेटाइजेशन होगा। इवन रेलवे स्टेशन को भी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा सकता है किसी कंपनी को चलाने के लिए। तो फिर जो प्राइवेट लोग आएंगे
उनका कैसे तालमेल बैठेगा, इन सर्विसेज के लोगों के साथ में क्या हायरार्की होगी, इन सब बातों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि मैनेजमेंट में आगे रेलवेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की ये स्टेटमेंट है ना, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कभी मान लीजिए लेटरल एंट्री से संबंधित क्वेश्चन आता है तो फिर आप ये जो है ना, इस प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर ब्यूरोक्रेसी पे कोई ऐसे लिखना आता है तब भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा आज का जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, वो इंडियन एक्सप्रेस का है, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, वित्त मंत्री ने जो इस साल की बजट स्पीच दी थी ना, उस स्पीच में उन्होंने लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट पे काफ़ी फोकस किया था। अगर देखो लैंड गवर्नेंस मजबूत होती है ना हमारे देश में, तो उसका सीधा सीधा असर बाकी सेक्टर्स पे भी पड़ता है और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात है, अगर लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन हुआ है हमारे देश में, तो इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने के बाद अब काफ़ी सारे स्टेट्स में वीट और पैडी जैसे फसलों की ई प्रोक्योरमेंट हो सकती है। जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है ना वीट और पैडी पर, उसके बेस पर वीट और पैडी की ई प्रोक्योरमेंट हो सकती है। ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि लैंड रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज और डिजिटाइज हो गए हैं। अब सरकार के द्वारा देखो अनुमान लगाना भी आसान हो गया है कि इस साल कितना पैडी या फिर कितना वीट प्रोड्यूस हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ये सरकार पता लगा सकती है खासरा एंट्रीज के आधार पर। और भी बहुत सारे फायदे हैं किसानों को। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा पहले आपके ना आसपास अनाज मंडीज में ना बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी ट्रैक्टर्स की। क्यों? क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं लग पाता था कि उस एरिया में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ है। सब कुछ रैंडम चलता था, मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब चूंकि लैंड रिकॉर्ड पूरा डिजिटाइज हो चुका है, तो लोकल मंडी एडमिनिस्ट्रेशन को ना अंदाज़ा होता है इतना वीट इस सीज़न में हमारे पास में आने वाला है। तो फिर वो ना उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर पाते हैं लैंड डेटा के आधार पर। तो अब किसानों को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, टाइम मिल जाता है, तो उनको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ऐसे ऐसे देखो अनेकों फ़ायदे हुए हैं लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने के बाद में। जैसे पीएम किसान स्कीम है, 6,000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में। तो अब किसानों को उनके अकाउंट में पैसा देना आसान हो गया है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज होने के बाद में लैंड एक्विजिशन करना आसान हो गया है। और लैंड एक्विजिशन से जिनको रिहेबिलिटेट करना होता है ना, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेट करना अब पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये तो देखो हमने सिर्फ थोड़े बहुत फ़ायदे डिस्कस किए जो किसानों को होते हैं। अब मेनली 3 इनिशिएटिव्स की बात की जाती है इसके बाद आर्टिकल में, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये इनिशिएटिव्स लैंड से संबंधित है। जैसे पहला, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन। जैसे देखो हमारे देश में हर एक सिटीजन का, रेजिडेंट का आधार कार्ड बन रहा है, उसी प्रकार से हमारे देश में जो भी लैंड पार्सल है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड का टुकड़ा हो, प्लॉट हो, सबका ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बन रहा है। तो इसकी सहायता से लैंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अनेकों फ़ायदे होंगे। कल को सरकार को कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करना है, आसान हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पे कितना लैंड खाली है, वो लैंड किसके पास में है। और अगर आप इसको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ दोगे ना, तो और भी फायदे होंगे। पहले बेनामी प्रॉपर्टीज़ बहुत बन जाती थी। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब कोई अमीर आदमी है जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं दिखाना चाहता, उसने ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी करवा दी है। अब ड्राइवर को पता भी नहीं है, लेकिन अमीर आदमी उसके नाम पे प्रॉपर्टी करके पेपर अपने पास में रख रहा है। इस प्रकार की अनेकों बेनामी प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। लेकिन अब सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से किसी के लैंड पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा, बेनामी प्रॉपर्टीज़ को रखना मुश्किल हो जाएगा, अगर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप आधार कार्ड से कनेक्ट कर दोगे। समझ गए? अब इसके बाद दूसरा इनिशिएटिव क्या है, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम। देखो पहले क्या हुआ करता था, लैंड को रजिस्टर करवाने का सिस्टम ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करता था।
और ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था, बहुत धक्के खाने पड़ते थे, जाना पड़ता था बार बार, बैंकों के धक्के खाने पड़ते थे स्टैंप खरीदने के लिए। लेकिन अब ना ये नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम जो है ना, ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है। मतलब स्टेट कोई भी हो, लेकिन लैंड को रजिस्टर करवाने का जो सॉफ्टवेयर है ना वो सेम हो, ऐसा प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। देखो, लैंड को रजिस्टर करवाना काम स्टेट का होता है ना, तो सेंटर ने तो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया विभिन्न स्टेट्स को कि आप इसे यूज कर लो, और विभिन्न स्टेट्स इसे यूज कर भी रहे हैं और काफी सारा फायदा भी हो रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से ना पूरे देश में लैंड को रजिस्टर करने की प्रोसेस सेम हो जाएगी, और ऑनलाइन प्रोसेस है सारी। मतलब आपको लैंड रजिस्टर करवाने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदना है, जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। लैंड का ना एक सर्टिफिकेट होता है, यहां देखिए, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि जो लैंड आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो उस पर कितना फाइनेंशियल क्लेम है या फिर दूसरा नॉन फाइनेंशियल क्लेम है, वो सारा पता लग जाता है इस प्रकार के इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से। ये जरूरी होता है लैंड खरीदने और बेचने के लिए। ये सर्टिफिकेट भी अब ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। मतलब सारी जगह पे अब यूनिफॉर्मिटी आ रही है धीरे धीरे, और आपको ना ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप कोई लैंड खरीद रहे हो, बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आपको जाना होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 32A के अकॉर्डिंग। आपने कभी देखा हो तो जैसे बिल्कुल लास्ट स्टेज जो होती है ना, जब फाइनल रजिस्ट्री होती है, तो फिर जो बायर और सेलर हैं वो आपस में फोटो खिंचवाते हैं। बस उस स्टेप पर आपको फिजिकली जाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पहले जो बैंकों में के धक्के खाने पड़ते थे, तहसील ऑफिस के धक्के खाने पड़ते थे, वो नहीं खाने पड़ेंगे, और पूरे देश में जो प्रोसेस है ना वो यूनिफाई हो जाएगी नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम की सहायता से। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसलिटरेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इन एनी लैंग्वेज। देखो, 8वें शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस मौजूद है ना, उनमें लैंड रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा तीसरे स्टेप के अंतर्गत। पहले दिक्कत होती थी, जैसे देखो मुझे तमिलनाडु में कोई लैंड खरीदना है, अब वहां पे जो लोकल लैंड रिकॉर्ड मिलेंगे वो तो तमिल लैंग्वेज में मिलेंगे ना। अब तमिल लैंग्वेज मैंने सीखी नहीं है, तो मुझे वो पता नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से अब क्या होगा, देश में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना, उनको ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा 8वें शेड्यूल में मौजूद लैंग्वेजेस में। हरियाणा का लैंड रिकॉर्ड है, वो तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, ओडिया में, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इसका फायदा क्या होगा? अरे बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी की जो मार्केट है ना वो नेशनलाइज हो जाएगी। एक महाराष्ट्र का बंदा है, वो तमिलनाडु में लैंड आसानी से खरीद सकेगा। तो प्रॉपर्टी के परचेज करने में जो ये लिंग्विस्टिक बैरियर था ना, वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज डर लगता है कि इतनी दूर तमिलनाडु में लैंड खरीद लें हम, कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ में, पेपर पता नहीं नकली हैं असली हैं, हमें पढ़ भी नहीं सकेंगे ढंग से हम। तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये तीसरा फायदा है, तीसरा इनिशिएटिव है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं वही बात कि नेशनल इकोनॉमी में देखो लैंड गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और सरकार ने जो 3 इनिशिएटिव लिए हैं ना, इससे देश के सभी नागरिकों को फायदा होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा दूसरे सेक्टर्स में भी। और बस इफेक्टिवली अब सरकार इन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करे, ये उम्मीद सरकार से की जाती है। तो अच्छा लगा इस आर्टिकल को डिस्कस करके। मतलब आमतौर पे आर्टिकल्स होते हैं जिनमें करप्शन के बारे में बताया होता है, तो डिस्कस करते करते कई बार ना अंदर से भी बुरा फील होता है कि यार इतना करप्शन है। लेकिन आज इस आर्टिकल को डिस्कस करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बेशक थोड़ा पेस कम है। अब चलते हैं आखिरी आर्टिकल की तरफ। आखिरी आर्टिकल क्या है? देखो, आखिरी आर्टिकल सिंपल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। है क्या? सिंपल तो है। सिंपल ये है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रूल ऑफ लॉ। देखो, मुद्दा ये है, यूक्रेन और रशिया के बीच अभी वार चल रहा है ना। आपको पता है रशिया के अगेंस्ट काफी सारे देशों ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज ने। कनाडा ने रशिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है ना वापस ले लिया। अब कनाडा का ये तर्क है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा मिलता है ना, ये WTO के रूल्स के अनुसार मिलता है। WTO के रूल्स ये हैं कि WTO के जो भी मेंबर्स हैं ना, वो दूसरे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करेंगे ताकि सब एक दूसरे के लोएस्ट टैरिफ से फायदा प्राप्त कर सकें। यहां पर देखिए नीचे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 का आर्टिकल 1 ये कहता है हर एक WTO मेंबर दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे
मेंबर्स जब दूसरों के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे इंडिया ने श्रीलंका के साथ साइन किया, तो फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना जरूरी नहीं है। या फिर कई सारे देश जैसे यूएसए डेवलपिंग कंट्रीज को एक स्पेशल एक्सेस देता है अपनी मार्केट का, तब भी फिर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना जरूरी नहीं है। अभी प्रमुखता से देखें तो ये सारे देश जो हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस, ये देखो WTO के एम्बिट से बाहर हैं, तो इन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना जरूरी नहीं है। तो कनाडा का यहाँ पे ये कहना है, देखो वो देश जैसे रशिया ने जो किया, कनाडा के अनुसार इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का पालन नहीं किया रशिया ने, तभी उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो कनाडा का ये मानना है, जब रशिया इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का पालन ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसको इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का फायदा क्यों मिले, यानी MFN क्यों मिले। MFN आया किससे है? WTO से। WTO क्या है? WTO एक प्रकार से ट्रेड के क्षेत्र में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, व्यापार के क्षेत्र में। तो रशिया को व्यापार के क्षेत्र में रूल बेस्ड ऑर्डर का फायदा क्यों मिले, जब वो रूल का पालन नहीं कर रहा है? उसने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने जो कुछ किया वो यूएन के चार्टर का उल्लंघन है। यूएन का चार्टर बोलता है कि कोई देश यूनिलेटरल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ एक्सेप्शन ये है डिफेंस के लिए। लेकिन अभी रशिया को कोई खतरा नहीं था, तो रशिया ने जो किया है वो यूएन के चार्टर का वायलेशन है, यानी रूल बेस्ड ऑर्डर के खिलाफ है। इसलिए रूल बेस्ड ऑर्डर का फायदा नहीं मिलना चाहिए। हम MFN का स्टेटस वापस ले रहे हैं रशिया से। इसके बाद राइटर में आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ना 1994 का, इसमें जो आर्टिकल 21वां है ना, इस आर्टिकल में बोला गया है कि आप जो एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, इसके नाम पे किसी देश से MFN का स्टेटस वापस ले सकते हो, एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लेकिन कनाडा ने जो कुछ किया है ना, जिसके आधार पर रशिया से MFN का स्टेटस वापस लिया है, वो एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के नाम पे नहीं लिया है, वो लिया है कि रशिया इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो MFN का स्टेटस वापस लेने के लिए जो आपने तर्क दिया है ना, वो गलत है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप रशिया के एक्शंस को जज करो और उसके आधार पर MFN का स्टेटस उससे वापस ले लो। इसका मतलब तो आप खुद ही रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। आप रशिया पर आरोप लगा रहे हो कि रशिया इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन कर रहा है, लेकिन आप भी तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनका वायलेशन कर रहे हो ना। क्योंकि WTO का जो आर्टिकल नंबर 21 है, नहीं WTO का नहीं, 1994 के इस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, इस एग्रीमेंट का पालन करता है WTO के मेंबर कंट्रीज। तो इसके अनुसार सिर्फ आपको एसेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट थे, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान से MFN का स्टेटस वापस ले लिया था 2009 में जब टेंशंस क्रिएट हुई थी उसके बाद। तो इस आधार पर तो कनाडा लेता, तो चलो मानता कि कनाडा ने ठीक किया है, लेकिन कनाडा ने जो ग्राउंड्स दिए हैं ना, वो ग्राउंड्स खराब हैं, सही नहीं है, वो जस्टिफिएबल नहीं है। तो इसलिए कनाडा खुद ही जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, उसका वायलेशन कर रहा है। तो एक गलत को करने के लिए आप खुद गलत नहीं कर सकते। आपको राइट आर्ग्यूमेंट्स, राइट रूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए था अगर आपको रशिया से MFN का स्टेटस वापस लेना था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एक गलत को ठीक करने के लिए आप दूसरा गलत नहीं कर सकते। एथिक्स में एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना है, और फिर से आपको हैप्पी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर